ओपन करते हैं और सबसे पहले आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है, उसके ऊपर कुछ जो है आपको वैल्यूज़ वगैरह लिखी हुई नज़र आ रही होती हैं। और फिर दैन जो है आप आगे मूव करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। ठीक है, वो आपका जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी में से आपके मेन मेमोरी के अंदर उसे मूव करवाती है विंड ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क एंड सीडीज एंड डीवीडीज, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका कोऑर्डिनेट ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम ये सारा कुछ पढ़ लिया हुआ था। इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्क आ जाता है जो कि लिंक करता है कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ या किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ वाया लैन, वैन और मैन या फिर वायरलेसली आप उसे कनेक्ट कर देता है। यहाँ तक क्लियर सबको? ये तो लास्ट टाइम का था। ये फिर आपके आ जाते हैं कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स आ गए। हाँ, सबको आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। आपका जो मेमोरी सेल है, एक कोई भी आपकी मेमोरी सेल, आपकी रैम मेन जब मेमोरी भी की बात की जाएगी तो एब्सोल्युटली ये जो है ऑब्वियसली आपकी रैम के अंदर होगी। ठीक है, आपकी रैम जो है उसे मेमोरी कहा जाता है क्योंकि प्रोग्राम आपके जो यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी, वो आपकी रैम की मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अंदर एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल होता है उसे हम मेमोरी सेल कहते हैं। एंड इंडिविजुअल स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी, वो मेमोरी सेल कहलाएगा। फिर आपका जो हर मेमोरी सेल की जो है एक लोकेशन होगी, जो एड्रेस होगा उसे जो है उसे एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल बोला जाएगा। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ मेमोरी सेल इन द मेन मेमोरी। आपको ये है कि आपकी जो मेमोरी की जो लोकेशन है वो सारी की सारी को याद नहीं, यानी कि वो सारी की सारी कहीं पे स्टोर नहीं की जाती। वो बस जो आपकी जैसे ही आपको एक तरह एक लोकेशन है जो कि आपकी मेमोरी सेल है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है और जो है वन बाय वन जो है इंक्रीमेंट करके वो आपकी लोकेशन को किया जाता है। ठीक है, content of a memory cell, information stored in memory cell, or for example programming instructions or data. Every memory cell has content whether we know it or not. ठीक है, आप जब भी स्टार्ट करेंगे ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी सारी जो मेमोरी के सेल्स हैं उनके अंदर कुछ ना पड़ा हो, वो वहाँ पे उस कुछ ना कुछ पड़ा होता है। जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो या वोलाटाइल तो होती है मेमोरी, उड़ जाती है, मगर उसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा या कुछ पड़ा रहता है जिसे हम अगर हमने खुद ना फिल किया हो तो हम उसे गार्बेज कहते हैं कि उसके अंदर कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ पड़ी होती हैं वो, तो हमारे लिए वो गार्बेज है क्योंकि हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते उस वैल्यूज़ को। ठीक है, फिर बिट जो है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसके बिट को हम या तो एक वैल्यू दे सकते हैं या ज़ीरो देंगे या वन, जो कि बाइनरी के अंदर होती है। एक बाइनरी जो बिट है वो आइदर ज़ीरो या वन होगी। फिर 8 बाइट जो होंगे, 8 बिट्स जो होंगी वो उनको अगर ग्रुप कर दिया जाए इकट्ठे तो वो एक बाइट कहलाएगी। ठीक है, ये आपके यूनिट्स हैं कुछ, ये आपने आई थिंक आपने प्रीवियस कोर्सेज में भी पढ़ा होगा। दिस इज़ अबाउट द अमाउंट ऑफ स्टोरेज रिक्वायर्ड टू स्टोर सिंगल करेक्टर सच एज द लेटर एच। आपका जो एक बाइट है वो आपका एक करेक्टर स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है, जैसा कि आपका एक करेक्टर इसमें बताया गया एच। फिर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो भी आप हम लोगों ने पढ़
और उसके बाद कम्युनिकेट विद कंप्यूटर यूजर्स, मैनेज मेमोरी, कलेक्ट इनपुट, इनपुट आपको कलेक्ट करता है और डिस्प्ले करवाता है, आउटपुट रीड और राइट डाटा करता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं आपके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप टू असिस्ट कंप्यूटर यूजर अकम्पलिशिंग द स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि वर्ड यानी कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जो है आपका कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है तो वो आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। वर्ड हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोर। देन आपका था कंप्यूटर लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जिसके अंदर मशीन लैंग्वेज है जो कि आपकी 0 और 1 पे बेस करती है। फिर आपकी असम्बली है लैंग्वेज है जो कि आपकी जिसके अंदर जो कोड आपके जो कीवर्ड्स हैं उनके रिगार्डिंग कोड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फिर आपको उसके बाद आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर सी, कोबॉल जो है आपकी उसके बाद पास्कल, सी शार्प, जावा एंड पाइथन एटसेट्रा, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो कि क्लोज टू ह्यूमंस होती हैं। देन आपका कंपाइलर आ जाता है। कंपाइलर आपकी जो है एक सोर्स फाइल जिसे आप प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट फाइल में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आ जाता है जो कि आपके कंपाइलर, आपका लिंकर, डिबगर्स, लोडर्स वगैरह इन सब को जो कंबाइन करके एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम आपको एक कोड ब्लॉक्स की एग्जांपल दी थी कि वो भी आईडीई है जो कि आपको फ्रॉम द सोर्स कोड टू आप योर एग्जीक्यूशन कोड वो सारी आपकी हेल्प करता है। देन आपका जो आ जाता है आपका ये काम कैसे करता है। आपका सबसे पहले सोर्स कोड है। सोर्स वर्ड प्रोसेसर के ऊपर कोई भी वर्ड प्रोसेसर हो जाए या फिर एडिटर हो जाए, उसको हम अगर कोई भी कोड लिखते हैं, अगर आपने सी का कोड लिखा है तो डॉट उसकी एक्सटेंशन डॉट सी होगी इस फाइल की। अगर आपने सी प्लस प्लस का कोड लिखा है तो उसकी एक्सटेंशन डॉट सी पी पी होगी। इसी तरह अगर आपका वो कोड जावा में है तो आपका उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट जी ए वी ए, यानी कि उसका जावा होगा। फिर उसके बाद अगर आपकी किसी और पाइथन में होगी तो उसका जो है पी वाई टी होगा, यानी कि उसकी एक्सटेंशन चेंज होगी। फिर वो आपकी सोर्स फाइल जो होगी, सोर्स फाइल को कंपाइलर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो उसे जो आपकी जो मशीन लैंग्वेज है आपकी जो सी लैंग्वेज है उसे कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। अगर वो सक्सेसफुली अगर आपके देख लेता है कि हो सकता है तो उसे फिर आगे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, वरना आपको एक एरर मैसेज दे देगा। वो जो आपका ऑब्जेक्ट फाइल होगी उसे फिर लिंकर जो है उसके बाद भेज दिया जाएगा, जो कि आपकी अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स यानी कि दूसरी आपकी जो रिलेटिव लाइब्रेरीज हैं उनको साथ अटैच कर देगा और फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। और उसी तरह आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसको लोडर के पास भेजा जाएगा जो कि आपकी मेमोरी के अंदर लोड करेगा और देन आप उसे इनपुट और आउटपुट देकर उसे आपका जो भी आपने प्रोग्राम लिखा होगा उसके बेस पर वो उसे रन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है। आपका प्रोग्राम आता है वो मेमोरी के अंदर जाता है, फिर उसके अंदर मेमोरी के अंदर डाटा कुछ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को फिर सीपीयू के पास भेजा जाता है, फिर वो आउटपुट जो है आपको करके दे देते हैं। आपके बाद फिर उसके बाद एस डी एल सी था, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या फिर हम इसे पी डी एल सी कह सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम मालूम होनी चाहिए, फिर हम उसे एनालाइज करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और देन उसके बाद उसे टेस्ट करेंगे। इम्प्लीमेंट या फिर इसे हम इसे कह सकते हैं कि आपका कोड कर लेंगे इसे। फिर टाइम टू टाइम उसे हम अपडेट करते रहेंगे, मेंटेन करेंगे और अपडेट करेंगे। देन आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम क्या होगी उसको फिर एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर इनपुट आउटपुट और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। फिर उसको हम डिज़ाइन करेंगे किन स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम जो है अपनी जो अचीवमेंट है उसे कैसे करेंगे। इसके डिज़ाइन करने के लिए कुछ वेरियस हमारे पास टूल्स हैं, जैसा कि हमारे पास एक एल्गोरिदम है और उसके बाद फिर हमारे पास फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड है जिसके थ्रू हम एक प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं।
देन इसे इम्प्लीमेंट करेंगे वाया जो है राइटिंग अ कोड, देन उसे टेस्ट करेंगे क्योंकि हमारी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है या फिर उसके जो है कैसे टेस्ट करेंगे वो फिर देन हम फर्दर देखेंगे और टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहेंगे। मेंटेनिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग प्रीवियसली अनडिटेक्टेड एरर्स, कीप इट अप टू डेट। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास ऐसा एरर जो कि हमारे नज़र से ना गुजरा और जो आपका जो यूज़र है उसने बाद में उसे डिटेक्ट कर लिया हो तो वो जो उसे फर्दर फिर मेंटेन किया जाएगा। देन आपका एक एग्जांपल आ जाती है कि छोटी सी एग्जांपल है कि हमने माइल्स को किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप प्रॉब्लम दे दी है, यानी कि आप प्रॉब्लम जो सबसे पहले इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर एक बॉस है, आपका बॉस, योर बॉस वांट यू टू कन्वर्ट अ लिस्ट ऑफ माइल्स टू किलोमीटर, सिंस यू लाइक प्रोग्रामिंग यू डिसाइडेड टू राइट अ प्रोग्राम टू डू द जॉब। अगर आपके पास आपके बॉस किसी ने आपको एक जॉब दे दिया, क्या एक प्रॉब्लम है आपकी माइल्स को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना। एक तो वो है कि हर दफ़ा आप जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करके आपकी होगी उसे लिखें और बार बार उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसे कन्वर्ट करते रहें। एक अप्रोच आपकी ये होगी कि आप एक प्रोग्रामर हैं, उसे आप एक छोटा सा कोड लिख दें और जो कि आपकी जितने भी माइल्स हैं उनको रीड करके आपके किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। एनालिसिस के लिए हमें चाहिए होगा कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या आ रही हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी हैं या नहीं है। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा, किसी भी चीज़ को माइल को कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर के लिए एक यूज़र का इनपुट चाहिए और हमने किलोमीटर में फिर उसे आउटपुट कर देंगे और हमें ये पता होना चाहिए कि एक माइल जो है वो कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे वी नीड टू गेट माइल्स एज इनपुट, वी नीड टू आउटपुट किलोमीटर और हमारे पास एक माइल जो है 1.609 किलोमीटर्स के बराबर होता है। डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के लिए गेट डिस्टेंस इन माइल्स, यानी कि जो इनपुट होनी चाहिए वो मस्टली जो है आपकी माइल्स के अंदर होनी चाहिए। फिर उसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कैसे करना है आपको ये पता ही होगा कि माइल्स को अगर अगर कोई माइल्स में इनपुट दे रहा है तो उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल उसने इनपुट दी है 3 की, तो 3 हमने 3 के साथ माइल जो किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई करना और उसे डिस्प्ले करवा देना किलोमीटर्स को। देन ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें आपका होगा आपने लिखा हुआ होगा इसके अंदर ऐसा कोई जो इतना ज़्यादा जो नहीं किया गया, बस जस्ट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए किया गया। अगर आपको एक माइल्स जो है वो डबल्स एक माइल्स ले लिया हम, हमारे पास दो जो क्योंकि हमने माइल्स और इनपुट लेनी है किसी वेरिएबल के अंदर, मेमोरी सेल के अंदर, तो हमने उसको एक वेरिएबल एलोकेट करवाना होगा। फिर उसके बाद हमने किलोमीटर के अंदर आंसर देना होगा, यानी कि उसे हमने स्टोर भी करवाना होगा तो एक और वेरिएबल के अंदर। तो सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे कि एंटर द गेट द डिस्टेंस इन माइल, एंटर द डिस्टेंस इन माइल और स्कैन एफ के थ्रू, ये आपका सी प्रोग्राम है, इसके अंदर वो आपको जो है माइल्स के अंदर इनपुट ले लेगा। उसके बाद कन्वर्ट द डिस्टेंस टू किलोमीटर, उसने जस्ट किलोमीटर्स को माइल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ किलोमीटर पर माइल, ठीक है, आपके ये पर माइल के अंदर जो भी आपका किलोमीटर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइल्स को और देन हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम बन जाएगा। फिर उसे हम टेस्ट करेंगे। वी नीड टू टेस्ट द प्रीवियस प्रोग्राम टू मेक श्योर इट वर्क्स। टू टेस्ट वी रन आवर प्रोग्राम एंड एंटर डिफरेंट वैल्यूज एंड मेक श्योर द आउटपुट इज करेक्ट। हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है आंसर जो है हमेशा सही आ रहे हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम योर बॉस गेट अ कॉन्ट्रैक्ट विद नासा, सो ही वांट्स यू टू ऐड सपोर्ट टू कन्वर्टिंग ए यूज। ठीक है, मैं यानी कि वो उसे आपके अमेरिकन यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बच्चों सबको क्लियर है? सब लोग जाग रहे हैं, सोए तो नहीं कोई? फिर हमारे पास 3 तरह की जो है डिज़ाइनिंग टेक्निक्स आ जाती हैं जिसके अंदर सूडो कोड,
फ्लो चार्ट्स हैं और एल्गोरिदम्स है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे क्या करना है। एल्गोरिदम जो होता है वो सीरीज स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। RSP इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम, यानी कि अगर हम सिंपल छोटी स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, उसके बाद क्या चाहिए होगा, उसके बाद क्या चाहिए होगा, या जैसे कि हम एक चाय बनाने की एक एल्गोरिदम लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 हमने जो है गैस ऑन करनी है, फायर इग्निट करनी है, ठीक है। स्टेप 2 फिर उसके अंदर हमने एक कोई भी जो है बर्तन लेकर उसके अंदर पानी डालना है, ठीक है। उसके बाद उसे आग के ऊपर रखना है और उसके अंदर जो है आपकी जो टी होगी, आपकी पत्ती होगी वो डालनी है। उसके बाद उसे बॉईल करना है, फिर दूध डालना है, चीनी डालनी है, जो भी है ये एक एक स्टेप करके हम इसे करेंगे। ये आपका सिंपल एल्गोरिदम होगा। फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एग्जांपल आ जाते हैं। हाउ मैनी स्टैम्प्स शुड बी यू यूज़ व्हेन ईमेलिंग अ लेटर, यानी आपने स्टैम्प्स यूज़ करनी है एक लेटर सेंड करने के लिए, कितनी आपको ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद वन रूल ऑफ थंब टू इज़ टू यूज़ वन स्टैम्प फॉर एवरी 5 शीट्स ऑफ पेपर और फ्रैक्शन देयरफॉर। अब आपके पास है ये एक आ जाता है, एक रूल बता दिया गया कि अगर कि आपके जो 5 शीट हैं अगर आप वो सेंड करना चाह रहे हैं तो आपको कितनी स्टैम्प्स लगेंगी, ठीक है। यानी कि वो आप एक रूल डिफाइन कर दिया गया है। आपने एक लेटर सेंड करना है, उसके अंदर आप अगर 5 शीट सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी एक टिकट लगेगी। उससे ज़्यादा है तो फिर आपको और करना पड़ेगा। हम इसे जो है एल्गोरिदम के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले हमने यूज़र से, क्योंकि जितनी भी सेंड करनी है किसी यूज़र ने, जो भी आपका जो लेटर सेंड करना है तो उससे पहले इनपुट चाहिए होगी उसने कितने नंबर ऑफ शीट्स सेंड करनी है, ये हमारे पास इनपुट आ जाएगा। फिर हम उसे डिवाइड कर लेंगे 5 के साथ, क्योंकि अगर 5 से वो कम होंगी तो फिर वो जो है एक ही लगेंगी, एक ही शीट स्टैंप लगेगी। अगर 5 से ज़्यादा होगी तो फिर उतने होंगे, यानी कि अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो डिवीजन के साथ जितने हमारे पास नंबर आएंगे उतनी स्टैंप्स लगेगी। राउंड द क्वोशिएंट अप टू द नेक्स्ट हाईएस्ट होल नंबर, कॉल इट स्टैम्प, यानी कि हमने अगर आपके पास नंबर ऑफ अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप सेंड कर रहे हैं 7 अगर आपने पेपर सेंड करने हैं तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 पॉइंट आई थिंक 4 समथिंग आ जाएगा। तो अगर 1.4 आ जाएगा तो उसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे अप टू नेक्स्ट जो हाईएस्ट नंबर जो है, यानी कि अगर 1.4 आ रहा है तो हम इसे नेक्स्ट हाईएस्ट पे करेंगे जो कि आपका 2 होगा। क्योंकि एक से ज़्यादा जितनी भी आपकी लगेंगी, एक से ज़्यादा जितनी भी शीट्स होंगी वो तो सेकंड के अंदर होगी। अगर आपकी जो 5 से कम होंगी तो 5 पे आपकी 5 यानी कि एक स्टैंप लगेगी। 5 से ज़्यादा होंगी तो 2 स्टैंप्स लगेंगी। अगर 10 से ज़्यादा होंगी तो 3 स्टैंप्स लगेंगी। हमने ये एल्गोरिथम डेवलप कर लिया और अप्लाई विद द नंबर स्टैम्प्स, यानी कि हमने राउंड ऑफ करके उसे जो नंबर आएगा उसे हमने आउटपुट कर देना है। ये आपका एक एग्जाम्पल। अब हम देख लेते हैं एल्गोरिदम होता क्या है। होता है ये तो आप लोगों को बता चुका हूँ। एन एल्गोरिदम इज डिफाइंड एज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, यानी कि वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं वो उसे आप बेसिकली इट गिव्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वी मस्ट बी फॉलोड वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि अगर ये वो होंगी एल्गोरिदम वो होगा कि जो कि हाँ स्टेप्स होंगे जिसको हमने अपनी जो कोडिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू उसको माइंड में रखना होगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ अभी तक? नो सर। किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों अभी तक कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज़्यादा आपकी लर्निंग इम्प्रूव करेगी।
एक और हम देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री, हम चाहते हैं, मैं एक, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल्स वगैरह देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तीन आपके नंबर्स जो हैं अगर आपके पास तीन वेरिएबल्स के अंदर नंबर दे दिए जाएं, या फिर आपको यूज़र से तीन नंबर्स लेकर उसमें से हमने देखना हो कि लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यूज़र से तीन नंबर लेने हैं। स्टेप वन होगा रीड द थ्री नंबर से ए बी एंड सी, यानी कोई भी तीन नंबर आ जाएंगे हमारे पास ए बी एंड सी। तो उसके अंदर से अगर हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, ठीक है, एक स्टेप हो जाएगा। अगर ए बड़ा है बी से एंड बी छोटा है सी से, देन ए इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, गो टू स्टेप फोर। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है अगर बी बड़ा है ए से और आपका ए बड़ा है सी से, देन बी इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, यानी कि बी सबसे बड़ा है। अगर ये कंडीशन भी मैट नहीं करती तो देन आपका जो है सी इज़ द लार्जेस्ट है। ठीक है, यानी कि आपने कंपैरिजन करवाना है ए का बी से और बी का सी से। अगर आपका ए बड़ा है बी से और बी जो है वो छोटा है सी से, तो आपका ए इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, आपने स्टेप फोर पे जाना और स्टॉप कर देना। उसके इसी तरह अगर आपने इसको एक और तरह से हम देख लेते हैं, एक और हम कर लेते हैं कि तीन आपके पास वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी। तो हम इसे, इसमें से अगर इजी वे में अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे पास इतना लेंथी ना, एक दो तीन कंपैरिजन से हमें पता चल जाए, तो अगर हमने तीन मालूम करनी है तो हम एक कर लेंगे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लेंगे जिसके अंदर हम, जिसको हम मैक्सिमम मैक्स के नाम दे लेते हैं। हम उसे कंपेयर करते हैं ए के साथ और हम मैक्स के अंदर रख लेंगे 0। अगर आपका ए जो है बड़ा है मैक्स से, ए आपका बड़ा है मैक्स से, तो आपका ए के अंदर, आपके मैक्स के अंदर ए आ जाएगा, यानी कि आपके मैक्स के अंदर और ए की वैल्यू सेम हो जाएंगी। फिर हम उसे कंपेयर करेंगे बी के साथ। अगर बी की वैल्यू बड़ी है ए से, आप मैक्स से, तो हाँ उसके मैक्स के अंदर आ जाएगा बी, वरना उसके अंदर वापस वही वैल्यू रहेगी जो कि ए की थी। इसी तरह हम थर्ड स्टेप में उसे फाइंड करेंगे कि अगर आपकी सी वैल्यू है, यानी आपके जो सी के साथ कंपेयर करेंगे, अगर सी मैक्स जो है वो बड़ा है सी से, तो उसके अंदर ए की वैल्यू रहे, वरना उसके अंदर सी आ जाए, सी की वैल्यू आ जाए। अगर सी बड़ा है ए से, तो देन उसके अंदर सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देन हमें पता चल जाएगा कि सी की जो है आपका आपके मैक्स के अंदर वो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके ए बी या सी में से कोई भी वैल्यू बड़ी होगी तो उसे वो मैक्स के अंदर आ जाएगी, और हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे स्टेप फोर पे, जो कि हम स्टॉप है, यानी कि वो प्रिंट कर देंगे कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये हो, मैक्स वैल्यू होगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये इस एग्जांपल की समझ आइए। Yes, sir. आप लोग को ये समझ आइए बच्चों कि नहीं? Sir, आवाज़ नहीं आ रही बच्चे आपकी। चलिए एक दफ़ा दोबारा से मैं समझा देता हूँ। तीन इनपुट लिए हमने ए बी एंड सी, यानी कि आपकी कोई भी वैल्यू है ए बी एंड सी की। ठीक है, अगर इसके अंदर आप अपनी तरह से कोई भी नंबर दे सकते हैं। जी बच्चे, चले मैं इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा से।
हम तीन वैल्यूज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए में आ जाता है 3, बी में आ जाता है 4 एंड सी में आ जाता है 5। तो आपका जो ए है वो उसके अंदर 3 है, हम 3 कंपेयर करते हैं, 3 है और 4 है। 3 जो है वो छोटा है, यानी कि ये आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो इसलिए हम इस पे नहीं जाते, क्योंकि एंड की कंडीशन है, यानी कि बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई करना हमारी ज़रूरत है। यानी कि हमारा ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, इन दोनों को कंडीशन मेट होंगी तो तब हम इसको फॉलो करेंगे, वरना हम नेक्स्ट पे स्टेप पे मूव कर जाएंगे। ए जो है आपका 3 है और 3 जो कि आप का लेस देन है 4 से, तो दैट मीन्स ये कंडीशन जो है ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम नेक्स्ट पे मूव कर देते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। बी जो है आपका जो है 3 है और जो कि ग्रेटर देन है, बी जो है आपका 4 है और आपका ए जो है वो 3 है, जो कि ये यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट नेक्स्ट में हम देखेंगे ए जो है 3 है और सी जो है आपका 5 है, तो 5 जो है वो कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, यानी कि आपका ए जो है 3 और आपका 6 से बड़ा नहीं है, वो छोटा है, इसलिए देन ये वाली कंडीशन भी मैट नहीं होगी। देन एल्स, एल्स पे हम चल जाएंगे। एल्स सी इज़ द लार्जेस्ट, यानी कि इससे पता चल जाएगा हमारा जो लार्जेस्ट है वो सी वाला है। ठीक है, और हम स्टॉप कर देंगे, स्टेप 4 पे जाएंगे और स्टॉप करेंगे, और हमारा जो है सी जो हमारा जो वहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देंगे, और वो बता देगा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है लार्जेस्ट वैल्यू जो है सी की है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट मूव करता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। टू फाइंड द स्कोर, एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट फॉर 3 टेस्ट मार्क्स, यानी कि 3 जो टेस्ट हैं उनकी एवरेज हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स की। 3 कोर्सेज हैं, उनको हमने करना। सबसे पहले हमने इनपुट लेनी है यूज़र से T1, T2 एंड T3। ये सिंपल सा है। स्टेप 2 में हमने जाना है, सम कर लेना है सबको, यानी कि T1 को ऐड कर लेना है, T2 और T3 को ऐड करके हमने स्टोर करवा लेंगे सम के अंदर। सम एक वेरिएबल हो जाएगा जिसके अंदर हमने T1, T2 एंड T3 को ऐड अप करवा के उसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब एवरेज लेने के लिए होता है कि जितनी आपकी वैल्यूज़ होती हैं उतने से ही हमने डिवाइड कर लेना होता है। तो आपकी वैल्यूज़ 3 थी, हमने एवरेज के अंदर हमने सम को ऐड करके, सम को ऐड कर जो सम था, यानी कि वो हमने 3 टेस्ट को ऐड किया था, उसके बाद हमने उसे स्टोर करवा लिया था सम में, और उसको हमने अब सम को डिवाइड कर दिया 3 से। जब हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो वो आपका स्टोर करवा लिया हमने एवरेज में, और हमने एंड पे लास्ट स्टेप 4 में उस पर हमने डिस्प्ले करवा दिया एवरेज, डिस्प्ले एवरेज, और देन स्टेप 5 पे हमने स्टॉप कर दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि ये कैसे चल रहा है, एल्गोरिदम कैसे हमने कर रहे हैं। सर जी बच्चे। सर ये आप जस्ट मेन बॉडी एल्गोरिथम भी बता रहे हैं ना, बगैर किसी हेडर फाइल और सी इन और सी आउट के बगैर? हाँ, बिल्कुल, ये मैं जस्ट आपको एक प्रोग्राम जो है कैसे कैसे जो है आपकी कैसे प्रॉब्लम कमांड्स सॉल्व हमने करने की टेक्निक्स बता रहा हूँ बस। ये आपकी हेडर फाइल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ये कोड भी नहीं है नहीं बिल्कुल। मैं खैर जी बिल्कुल सर, ठीक है। ये तो वैसे भी सर, ये जो सब कुछ है कंप्यूटर ने ऑलरेडी खुद ही परफॉर्म करके हमें डिस्प्ले करवाना होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये आपका जस्ट जो है आपका एक एल्गोरिदम है, आपका माइंड डेवलप कर रहा हूँ कि किस तरह से आपने एक प्रोग्राम है। जिन बच्चों ने आईसीएस किया होगा उन्हें तो वो ऑलरेडी पता जी होगा ये सर, कैसे चलना है। बट सर जो आ गया। यहाँ दूसरी आपकी डोमेन से आ रहे हैं, यानी कि एफएससी या फिर दूसरे जो आपके सिंपल अगर करके आ रहे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, उनके लिए थोड़ा सा माइंड डेवलपिंग कर रहा हूँ कि आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ये स्टेप बाय स्टेप हम एल्गोरिदम जो है आपका चलेगा, वो आपका जो सब एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज के लिए 3 नंबर्स को हमने पहले इनपुट लेना है, इनपुट लेने के बाद उनको ऐड करना है, ऐड करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। यहाँ पे जो आपका इज इक्वल टू का साइन यूज़ हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे वो असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, इक्वलिटी के लिए यूज़ नहीं होगा। असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब कि आपका 3
नंबर को यहाँ जहाँ पे ऐड किया गया तो उसके बाद उसने वो जो आंसर आएगा उसे असाइन कर देगा सम को। यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ रही है? अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप दोबारा से बोले, मैं आपको नहीं समझ आएगी मैं उसे बेहतर तरीके से नेक्स्ट टाइम आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको ये समझ आना ज़रूरी है। बच्चों सबको समझ आ रही है? सर एक दफा रिपीट कर दीजिए। यस एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये एग्जांपल सिंपल सी है। इसके अंदर है कि हमने 3 बच्चों के जो है टेस्ट स्कोर जो हैं उनको हमने उनकी एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, 3 टेस्ट में उनकी एवरेज हमने फाइंड करनी है। हम टेस्ट 1 और हमने यूज़र से इनपुट लेनी है सबसे पहले। तो क्योंकि टेस्ट वगैरह जो है हमें नहीं पता कि वो क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो इसलिए हमने उनसे इनपुट ले ली। 3 स्कोर रीड करनी है T1 में, T2 में एंड T3 में। ठीक है, फिर हमने स्टेप 2 हमारा ये होगा कि हमने, आपको एवरेज का पता ही होता है कि एवरेज फाइंड करने के लिए 3 की करनी है, 5 की करनी है, 10 की करनी है। तो उन 10 नंबर्स को ऐड करना होता है और ऐड करने के बाद 10 से ही डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो जो रिजल्टिंग आंसर आ रहा होता है वो हमारा एवरेज होता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे 3 जो हमें टेस्ट की एवरेज निकालनी है, तो हमने तीनों को ऐड किया और हमने जो आंसर आया उसको स्टोर करवा दिया है सम के अंदर। सम एक वेरिएबल है, सम कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एक नाम है वेरिएबल का। सम एक वेरिएबल है जो कि आपकी मेमोरी सेल्स को लोकेट कर रहा होता है, आइडेंटिफाई कर रहा होता है। वहाँ पे जाके आपकी जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल आपकी तीनों के अंदर 10 पड़ा हुआ था, तो 10 + 10 + 10 तो ये आ गया 30 जो है वो आपके सम के अंदर आ गया। फिर आपने उस सम को 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड किया तो वो आपका 30 जो सम के अंदर पड़ा हुआ था उसको डिवाइड कर दिया 3 के साथ, तो वो आपका 10 आ गया। और 10 जो है वो हमने स्टोर करवा दिया एवरेज वेरिएबल के अंदर, जो कि आपकी सिर्फ एक मेमोरी स्पेस को, सेल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये आपका इज इक्वल टू जो है इक्वालिटी के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे असाइनमेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है। और देन आपने वो जो एवरेज डिस्प्ले करवाया उसने फिर वो जो 10 आपका रिजल्टिंग आंसर आया उसको डिस्प्ले करवा दिया एंड स्टेप 5 में हमने उसे स्टॉप कर दिया। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट में आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं बिफोर स्टार्टिंग योर एक्चुअल कोडिंग। ठीक है, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना है। उसके लिए आपने सबसे पहले एनालिसिस आपका सबसे ज़रूरी होता है। एरिया का सर्कल फाइंड कर, फार्मूला होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है और आपका जो रेडियस है वो आपको नहीं मालूम। ठीक है, वो हमने यूज़र के से इनपुट लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने रीड द रेडियस ऑफ द सर्कल से आर, यानी कि हमने आर एक वेरिएबल है उसके अंदर हमने यूज़र से सर्कल का रेडियस इनपुट लेना है। तो आपको मालूम होगा कि हमने पाई आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर जो होता है वो आर मल्टीप्लाई बाय आर होता है। ठीक है, आपने सिंपलाइज कर लेनी है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सिंपल कर लेना है कि आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसे कैसे सोल्व कर सकें। तो आर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे आर में, और 3.14 जो है हमारे पास, हमें ऑलरेडी पता है कि पाई जो है वो हमारा 3.14 होता है। तो एरिया हमने 3.14 को मल्टीप्लाई किया आर के साथ, फिर उसे एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया आर के साथ। तो ये हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी एरिया के अंदर। हमारा एरिया एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये स्टोर हो जाएगी। ये जो हमारी जो भी कैलकुलेशन हो रही होगी वो कंप्यूटर खुद से कर रहा होगा, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करने की ज़रूरत। लेट से अगर 2 आ जाता है, 2 × 2 करने की ज़रूरत नहीं है हमें।
अगर आपने टेस्ट, ये है कि आपने कुछ टेस्ट करना हो तो उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राई रन के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आपको जो कंप्यूटर ये मल्टीप्लिकेशन खुद से करके प्रोवाइड करेगा। ये जस्ट हम एल्गोरिदम कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का तरीका देख रहे हैं कि ये कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे और वो कैसे काम करके हमें जवाब मिलेगा। ये आपका कंप्यूटर जो है, जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये देखो बच्चे, ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, ए किस तरह का होता है, बी किस तरह का होता है, आपने बताना होता है उसे। तो इसी तरह जो है आपने कंप्यूटर को वर्ड टू वर्ड एक इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि आपने मुझे यूज़र से इनपुट लेके देनी है और इनपुट लेने के बाद उसे फिर जो है आर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करके स्टोर करवा देना एरिया के अंदर। जो एरिया है फिर वो आपको आउटपुट करवा देना या डिस्प्ले करवा देना एरिया। ये क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। नेक्स्ट आपका जो इनपुट है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये देख लेते हैं थोड़ी सी। एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोवाइडेड विद एनी नंबर ऑफ इनपुट डाटा वैल्यू, यानी कि कोई भी एल्गोरिदम है उसके अंदर हम कोई भी जो है जितने चाहे मर्जी इनपुट और इनपुट ले सकते हैं, बट लास्ट में आपको आउटपुट जो है वो एक ही आना चाहिए, या फिर एक ही आउटपुट दे सकते हैं या फिर एक सीरीज ऑफ आउटपुट दे सकते हैं। यानी कि आपने इनपुट के लिए, यानी यूज़र अगर वो कह देता है कि मुझे एवरेज फाइंड करनी है, तो वो नंबर्स, कितने नंबर्स की एवरेज करनी है फाइंड, ये उस पर ये डिपेंड करता है, वो उसने जितने नंबर सेंड करेगा। अगर वो 10 करना चाह रहा है, वो 1000 करना चाह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो 1000 का कर देता है तो वो 1000 इनपुट्स आपसे लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एज वी गो थ्रू द एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप process statement with yield some result, this enables us to verify the algorithm, hence at least one output must be produced। यानी कि अगर आपका कोई एल्गोरिदम चल रहा है तो उसके अंदर आपको कम से कम एक जो है आउटपुट देना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि ये आउटपुट जो है जो ऐसे हम मुझे रिक्वायर थी वैसे ही क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है, ताकि आपको वेरीफाई हो सके। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने एवरेज का, जैसे मैंने देखा था, एवरेज के अंदर मैंने इनपुट दे दी, जो 3 नंबर्स थे, तीनों नंबर्स मैंने 10 ही इनपुट किए, तो लास्ट में हमारे पास एवरेज जो है वो अगर 10 ही आएगी तो डैट मीन्स हमारा जो आपका सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है वो सही तरह से ऑपरेट कर रहा है, सही तरह से काम कर रहा है, आपका एल्गोरिदम ठीक चल रहा है। अगर आप इसके अलावा 10 से अलावा कुछ आता है तो वही डैट मीन्स का आपके नंबर्स के अंदर आपका जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा गलत कर रहा है। डेफिनेटनेस, each statement must be very much clear and distinct. This ensure that the statements must be an unambiguous, यानी कि आपकी स्टेटमेंट जो होनी चाहिए उसके अंदर कुछ जो है ये नहीं होना चाहिए, अगर आपका यस और नो होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल ठीक, यानी कि अगर एक स्टेप है उसके अंदर 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो वो उसके अंदर 3 क्लियरली ऐड होते हुए नज़र आने होने चाहिए। आपका अगर आप बूलियन को ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन कर रहे हैं, तो उसके अंदर या तो ग्रेटर होना चाहिए या लेस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मे बी का कोई आंसर आ जाए, ठीक है। अनअम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। फाइनाइटनेस होना चाहिए, यानी कि वो फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, यानी कि लिमिटेड स्टेप्स होने चाहिए, और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाए। फिर आप एक और एग्जांपल देख लेते हैं एल्गोरिदम की। लेट अस इलस्ट्रेट दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपका एल्गोरिदम है लेट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। हमारे पास कोई भी हम लेट भी कर सकते हैं, यानी कि अज्यूम करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। हमारे पास कोई नंबर है और 10 है। इफ ए इज ग्रेटर देन 10 देन गो टू स्टेप 5, ठीक है, स्टॉप कर जाए। अगर नहीं है तो वो फिर ये बाकी के स्टेप जो हैं वो फॉलो करें, यानी कि x इज इक्वल टू वाई
ये जो स्टेरिक है आपका, ये मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू, यानी कि x के अंदर वैल्यू आ जाए, कौन सी वैल्यू आ जाए, जो y एंड z को मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। प्रिंट x एंड गो टू स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर वापस चले जाना है, ठीक है। उसने अगर स्टेप 2 पे वापस जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे उसे दोबारा से जज किया जाएगा, जो भी है आपकी वैल्यू आएगी, उसको जज करने के बाद अगर वो उस रिक्वायरमेंट को मेट करता है तो देन आपका स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको इशू आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है हमने देखा था आपकी जो है अनएम्बिगुअस होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो भी आपका जो यहाँ पे चल रहा है एल्गोरिदम, ये फाइनाइट नहीं है और ये अनएम्बिगुअस भी नहीं है, यानी कि एम्बिग्विटी यहाँ पे है और ये आपका फाइनाइट भी नहीं है। कोई मुझे ये बताएगा भी फाइनाइट कैसे नहीं है? एनीवन? और एम्बिगुअस कैसे है ये? एनीवन? कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे? जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लेट, हमने यहाँ पे जी लेट सर, किया, क्या? ये आपका एम्बिगुअस है और साथ में आपका ये फाइनाइट इनफाइनाइट है आपका ये एल्गोरिथम। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका जो फाइनाइट नहीं है या फिर आपका एम्बिगुअस है, ये कैसे पता चलेगा? सर ये प्रोग्राम रन करके पता चलेगा। नहीं बच्चे, आपको ऐसे भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये फाइनाइट नहीं है तो आप अगर उसके ऊपर चलाएंगे तो वो फिर आपको कैसे पता चलेगा? आपको जो भी आपने करना है, आपने कंप्यूटर पे रन करने से सर पहले आपको इतना श्योरिटी होनी चाहिए कि ये आपका जो फाइनाइट है और अनएम्बिगुअस है। मैं आपको बता देता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 10, हमने किया कि 10 है, अगर 10 से बड़ा है, यानी कि वो 10 से बड़ा नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली 10 है। इफ a इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पे a जो है इज इक्वल टू 10 है, यानी कि a के अंदर वैल्यू जो है वो 10 है। देन गो टू स्टेप 5, यानी कि हम स्टेप 5 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है उस a जो है 10 से बड़ा नहीं है, 10 के बराबर है। देन x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय z, हमारे पास ना यहाँ पे x है, ना ही हमारे पास y है और ना ही हमारे पास z है। यहाँ पे हमने ना किसी से इनपुट लिया है ना आउटपुट, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास अम्बिगुअस वैल्यूज है, ठीक है। देन हमने कर दिया प्रिंट x एंड गो टू स्टेप 2, यहाँ पे जब आएंगे x की वैल्यू प्रिंट कर दी, जो भी हमारे पास गार्बेज आएगा वो हमने प्रिंट कर दिया। जब हम वापस स्टेप 2 पे जाएंगे तो वहाँ पे वही a को हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, ए का कंपैरिजन कर रहे होंगे हम 10 के साथ, जो कि पहले से 10 था, ना हमने उसे कम किया ना हमने ज़्यादा किया। और जितनी दफ़ा भी हम स्टेप 2 से स्टेप 4 पे आएंगे तो दोबारा हमें स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा। तो जब भी हम स्टेप 2 पे जाएंगे, ये एक दफ़ा जाएंगे, दूसरी दफ़ा जाएंगे, तीसरी दफ़ा, ये जाते 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 हमारा ये फाइनाइट नहीं रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। ये एक लूप चल जाएगी जो कि मल्टीपल टाइम स्टेप 2 पे, स्टेप 4 से स्टेप 2 पे जा रही है, और स्टेप 3 को फॉलो करते हुए स्टेप 4 पे जाएगी, फिर 2 पे चले जाएगी। ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा, वो स्टेप 5 पे कभी भी जाएगी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये रहा आपका, लेट अस नॉट बोदर द पर्पस ऑफ द एल्गोरिदम बट सिंपली ट्राई टू ट्रेस इट। Here we notice that in the algorithm nowhere the value of a is changed, which happens to be control the flow and hence never terminated. Such statement must be avoided, यानी कि a की वैल्यू जो है उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा, वो बार बार उसी जगह पे रह रही है और 10 को ही कंपेयर किए जा रही है, तो वो आपकी जो है फाइनाइट नहीं रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। फिर आपकी अफेक्टिवनेस आ जाती है। Effectiveness, it must be possible in practice and to carry out each step manually.
यूजिंग पेपर एंड पेंसिल, या वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आप अगर उसे वैल्यूज़ अपनी पेपर पेंसिल के साथ देकर आप ट्रेस करना चाहते हैं तो वो आप उसे इजीली ट्रेस कर सकें और आप उसकी जो है वैल्यूज़ को काउंट कर सकें। आप जो भी इनपुट दें एक पहले सबसे पहले छोटी से छोटी इनपुट दे के ईज़िली सॉल्वेबल करके देख सकें स्टेप को फॉलो करते हुए, ताकि वो आपको पता लग सके कि क्या आप वो वाकई आपको जो डिज़ायर्ड आंसर है वो मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे एक और एग्जांपल आ जाती है। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही है सबको? Yes, sir. अब आपको एक और एग्जांपल आ जाती, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एग्जांपल्स में आप लोगों इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि करवा रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं रीड द टू नंबर से ए एंड बी। ठीक है, अब यूज़र से हमने दो वैल्यूज़ लेनी है ए और बी की, हमने उसे डिवाइड करना है। तो ए और बी को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें उसे स्टोर करवाने के लिए एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सी होगा। C इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। ये जो आपका स्लैश है ये यहाँ पे ये डिवाइड का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। देन प्रिंट C, और C हम प्रिंट कर देंगे और आपका स्टेप 4 जो होगा वो उसे स्टॉप कर देगा। इसी तरह आप कोई भी दो वैल्यूज खुद से दे के देखें, यानी कि दो ए को कर लें 4 कर लें और बी को आप 2 कर लें। आप देखें आप 4 को डिवाइड करें 2 से तो आपका आंसर आएगा 2 आएगा, और उसे हम स्टोर करवा लेते हैं सी के अंदर और फिर देन सी को प्रिंट कर देते हैं हम सी को। प्रिंट मीन्स आउटपुट। ठीक है, हमने ये आउटपुट दे दी सी की। जी बच्चे कोई क्वेश्चन था आपका रोल नंबर 1 या कुछ कहना चाहते हैं आप? Now what if we now what happens to this algorithm if value of b is 0? यहाँ पे आप देख लें b जो है डिवीजन में आ रहा है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें a को डिवाइड करते हैं 0 से तो आपका जो है यहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो क्रैश कर जाएगा। यहाँ पे आपकी 0 वैल्यूज नहीं होगी, वो आंसर आपका इनफाइनाइट दे रहा होगा। Yes, definitely your answer will be infinite. 1 divided by 0 आपका क्वेश्चन आ जाएगा infinite. Since the system doesn't give you such answer, hence a care must be taken while you write the algorithm. One way is to provide an appropriate error message like your error, और आप उसके बाद यहाँ पे एक एरर दे सकते हैं। अगर आप देखते हैं रीड करते हैं रीड द टू नंबर से ए एंड बी, और उसके बाद आपका इफ कंपैरिजन कर लेते हैं, अगर आपके बी में आ जाता है 0 देन वो प्रिंट कर दे डिनोमिनेटर वैल्यू इज 0 एंड गो टू स्टेप 5, और स्टेप 5 पे जाके आपका प्रोग्राम जो है बंद हो जाए, बजाय इसके कि वो आपको स्टेप 3 एंड 4 में से पास ऑन हो। ठीक है बच्चों, के बाद algorithm can be expressed in many ways. One way is to express it in natural language जो कि आपका इंग्लिश है। The way of representation helps as it needs only conversion to respective language, यानी कि अगर एक आप बना लेते हैं उसके बाद आपको उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। Thus it appears more general. However, care must be taken in such case to avoid the ambiguity. Another way is to represent algorithm is graphically a flow chart. आपका नेक्स्ट जो है फ्लो चार्ट है। एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग टूल्स आ जाते हैं आगे। एल्गोरिथम को भी डिज़ाइन करने के आगे दो टूल्स आ जाते हैं, एक सूडो कोड है आपका और एक आपका ग्राफिकली आपका फ्लो चार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप ये आपको एल्गोरिथम इसलिए लिखा जाता है कि आप उसको एक दफ़ा से नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिख लें, और उसके बाद अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है यानी कि आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो उसके अंदर तो वो फिर आप उसके अंदर फर्दर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। साथ में आपका फ्लो चार्ट आ जाता है उसके एग्जांपल में। एल्गोरिथम डिजाइनिंग टीम फर्स्ट राइट द एल्गोरिथम फॉर अ given problem as if we are solving
प्रॉब्लम ऑन अ पेपर। ठीक है, आप यहाँ पे आप बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। हमने देखना है कि आपका प्रोग्राम अगर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उनको जज करने के लिए हमारे पास दो डिज़ाइनिंग टेक्निक्स हैं। आपका एक तो सूडो कोड भी आ जाता है, दूसरा आपका फ्लो चार्ट आ जाता है। कन्वर्ट ईच statement of algorithm into its equivalent program statement and then think of putting the control statement. We can make use of flowchart for the algorithm design. आपका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी सा था और आपका नेक्स्ट लेक्चर भी काफ़ी लेंथी रहेगा, तो बी प्रिपेयर्ड। इसके अंदर फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। यूजेस बॉक्सेस एंड एरोज टू शो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे बॉक्सेस जो हैं इनको नाम दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन को यूज़ करते हुए हम जो है अपना प्रोग्राम फॉलो करेंगे। जी बच्चे। सर ये हम प्रैक्टिकली कब करेंगे? आई मीन आप हमें वो कैसे करके दिखाएंगे इस पे, जो आपने हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया हुआ उस पे, आई मीन लैपटॉप्स पे हम कब इसे करेंगे प्रैक्टिकली? बच्चे इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर तो आपका प्रोग्रामिंग का था, तो क्योंकि हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे और देन हम जो है उसे प्रॉपरली करेंगे कोड। ठीक है, थैंक यू सर ये नोट ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है सर बच्चे, उस आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्टार्ट, जब भी आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है यहाँ पे स्टार्ट टर्मिनल स्टार्ट करना है या एंड करना है, या आपका एलिप्स का सर्कल नज़र आ रहा है, सर्कल टाइप एलिप्स नज़र आ रहा है, इससे हम स्टार्ट या एंड करेंगे। अगर कोई चीज़ प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसेस यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, तो वो हम जो है आपका ये रेक्टेंगल से करेंगे। उसके बाद अगर डिसीजन कोई लेना है, अगर हमने करना है कि इफ़ दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस, वो भी जो भी होगा, या फिर आपका कोई लूप चल रही होगी या फिर कुछ भी ऐसा चल रहा होगा, तो वो हम जो है आपका ये डायमंड शेप है इसके ऊपर करेंगे। फिर अगर आपने उसे कुछ डॉक्यूमेंट करना है, तो आपके लिए ये आपको साथ वाला एक नज़र आ रहा होगा जिसका जो रेक्टेंगुलर, बट इसकी जो है बॉटम जो सरफेस है वो थोड़ी सी कर्व है। फिर एक डिस्प्ले का आ जाता है, फिर आपका मैनुअल, अगर आपने मैनुअली कोई इनपुट लेना है तो वो उसके लिए वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो साथ में ये आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। स्टार्ट वहाँ से आपको एलिप्स से होगा, फिर उसके बाद गेट ग्रेड्स एंड परसेंटेज, फाइंड द कैलकुलेट द फाइनल ग्रेड एंड डिस्प्ले द ग्रेड, और लास्ट में हमारा एंड हो जाएगा। ये हमारी छोटी सी एल्गोरिथम को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया गया। ठीक है, आपको यहाँ पे जी सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी। चलें ठीक है बच्चे, आज अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर एक रूम क्रिएट कर दे ताकि हम रिकॉर्डिंग देख सकें। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज़। सर नोट कर दें। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।